RO ARO 2016 री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर 11 करेंगे। बाकी पहले के आपको वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे टेस्ट के। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा हमेशा के लिए। आप इन दो गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमारे अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो ये दो चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा, हमको ट्विटर पर और टेलीग्राम पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमको फॉलो कर लीजिएगा। और भी काफ़ी सारी अपडेट्स और प्लस करंट अफेयर्स के माइंड मैप आपको ट्विटर और टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखिए जीएस में यहाँ पर 140 क्वेश्चंस हैं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे 16 रीजनिंग क्वेश्चंस आखिरी में डिस्कस किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन पर कम फोकस रहेगा हमारा, वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और आप लोग फिर देखते नहीं हैं। आप में से जो भी लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल जो है डिटेल में समझाया जाए, हमारे पेड ग्रुप में इसकी पीडीएफ दे दी गई है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको एक्सप्लेनेशन पीडीएफ दे दी गई है। अभी के लिए आप इसको अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर सवाल है कि धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में विवाह का कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है और प्रजपत्य विवाह से आप क्या समझते हैं। तो पहला आंसर यहाँ पर होगा 8 टाइप के विवाह हैं। और दूसरा जो ये प्रजापत्य पूछा गया है, प्रजापत्य का मतलब होता है कि ग्रूम जो है यानी कि जो शादी करने का इच्छुक है वो पिता से हाथ मांगता है कन्या का। ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं मिला है वो, यानी कि नॉट करेक्ट में से कौन सा होगा आपको बताना है। इसमें नॉट करेक्ट में क्या है, यहाँ पर पहले महाजनपद के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आधुनिक में वो कहाँ पर है और वो किस जो है महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, मतलब राजधानी उसकी कौन सी होती थी महाजनपद की, उससे मिलाना है। ठीक है, कंबोज महाजनपद जो है इसकी राजधानी सोतवित्ती नहीं होती थी। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं सही मिलाया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो कंबोज महाजनपद है वो इस समय जो है राजपुर हाटक में पड़ता है, रावलपिंडी में। ठीक है, ये सोतवित्ती नगर में नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है इसमें। अगला सवाल है कि प्रमुख जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन, ये जो है किसने किसने लिखे हैं। तो भद्रबाहु ने लिखा है आपका कल्पसूत्र और हेमचंद्र ने लिखा है आपका परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर बैठेगा। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में अनार्य किसे कहा है और नीतिसार पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। तो नीतिसार लिखी है कामंदक ने। ठीक है, और अनार्य किसको कहा है बाणभट्ट ने, पुष्यमित्र को, पुष्यमित्र शुंग को, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। पल्लव वंश और चौहान वंश के शासकों का नाम बताना है आपको। ठीक है, और बताना है कि चंदेल वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो पल्लव वंश के शासक मतलब संस्थापक है सिंह विष्णु, और चौहान या चाहमान वंश के शासक हैं वासुदेव, और खजुराहो है आपकी चंदेल वंश के शासकों की कैपिटल। और लिखा हुआ है कि नन्नू के यहाँ पर चंदेल वंश के संस्थापक हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा डी। सही विकल्प का चयन कर रहे हैं आपको, तो सही विकल्प यहाँ पर है बी वाला, मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर रचनाएं दी हुई हैं और कौन कौन से उसके रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, बताना है। नूर सिपह या नूहू सिपर लिखी है अमीर खुसरो ने, तूती ये हिंद जिनको कहते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद बरदोई ने लिखी है, और राज तरंगणी कल्लण की है। फतवा जहांगीरी जो है ये जियाउद्दीन बर्नी की है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की है ये इसमें लिखा हुआ है अबुल फजल, जो कि गलत है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग राय पिथौरा किसे कहते हैं। राय पिथौरा हैं पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, और कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुल आब्दीन को, ऑप्शन नंबर सी। हमको आप बताइए कि जैनुल आब्दीन जो है किस लीनिएज का है या फिर किस वंश का शासक है, आप बताइए हमको कमेंट करके। अगला सवाल है कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसमें बाकी सारे सही हैं। आलाखंड जगनिक का है, और बीसल देव रासो नरपति नाल का है। हमीर रासो जो है सारंग देव का है। संगीत राज जो है ये जयदेव से एसोसिएटेड नहीं है, संगीत राज एसोसिएटेड है राणा कुंभा से, राणा कुंभा। गुणवरियम समिति का संबंध किससे है और विदैयामिल का संबंध किससे है। ठीक है, तो गुणवरियम जो है ये गांवों में कार्यों की व्यवस्था के लिए है, और भ्रमण अधिकारी है। ये विदैयामिल जो है ये भ्रमण अधिकारी है। चोल काल में चोल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ये सवाल था आपका, ऑप्शन नंबर डी। चोल काल से संबंधित एक और प्रश्न है, इसमें बताना है कि कोप्पम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। कोप्पम का युद्ध हुआ था आपका राजाधिराज और आपका सोमेश्वर प्रथम के बीच। सोमेश्वर प्रथम जो है
ये आपका वेस्टर्न चालुक्य था, पश्चिमी चालुक्य शासक था। और चोल शासक राजाधिराज या फिर इसको कह सकते हैं विजय राजेंद्र चोल भी कहते हैं, यानी कि आपका विक्टोरियस चोल किंग। इसने सोमेश्वर से युद्ध किया था, ठीक है, और ये मारा गया था राजाधिराज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। हालांकि इसमें पूछा है कि हु वॉज डिफीटेड इन द वॉर, तो डिफीटेड जो है इसमें सोमेश्वर फर्स्ट हुआ था, लेकिन इसमें मृत्यु हुई थी राजाधिराज की, तो ये याद रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ये मैचिंग वाला सवाल है। मैचिंग वाले सवाल आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आपके प्री वाले एग्जाम में। इसमें संबंधित राज्य है, वंश है, और महिला शासकाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले ताराबाई मराठा भोसले वंश की, सही है। रानी दुर्गावती गढ़कटंगा से, गोंडवाना से, गोंड डायनेस्टी से, ये भी सही है। रजिया सुल्ताना, ये भी सही है। लेकिन चांद बीबी सुल्ताना जो हैं ये बीजापुर से नहीं थी, ठीक है। और ये बहमनी शासक भी नहीं थी, बहमनी से नहीं थी ये थी अहमद शाही डायनेस्टी से, अहमद शाही वंश से। तो ये वाला जो है सही नहीं मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिल्ली को प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी और हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। तो इसमें दिल्ली को प्रांत बनाने की घोषणा सी में 1912 में, और हिंदू महासभा का सृजन होता है 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यहाँ पर सही मिलाया हुआ है? सही विकल्प का चयन करना है। तो बाकी सारे आंदोलन के डेट्स गलत दिए हुए हैं, ठीक है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला एंग्लो बर्मीज वॉर की डेट एकदम सही दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में? और शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से दबीर शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो गंगा भट्ट ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी, इनका राज्याभिषेक। और फॉरेन मिनिस्टर जो आज के समय में होता है वही होता था दबीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन से आरओ में सवाल आना तय है लगभग, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चाहे टैक्सेशन पूछे, चाहे पोस्ट पूछे, चाहे यहाँ पर इनकी क्रोनोलॉजी पूछे, मराठा वंश से सवाल जरूर आ सकता है। अगला सवाल है बालाजी बाजीराव छत्रपति राजा राम द्वितीय के बीच संगौला की संधि कब हुई थी और शाहू जी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो संगौला की संधि हुई थी 1750 में, ठीक है, और खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ट्रीटी ऑफ संगोला अलग है इतिहास में, ठीक है, मराठों से संबंधित है। और ट्रीटी ऑफ सगौली अलग है, या संगोली या सगौली जो भी बोला जाता है मॉडर्न इंडिया में, वो अलग है, ठीक है। जजिया कर को मोहम्मद शाह ने जयसिंह के अनुरोध पर कब हमेशा के लिए हटा दिया था? और जो है लंपट मूर्ख इतिहास में किसे कहते हैं? 1720 में जजिया परमानेंटली हटा दिया गया था। और जहानदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी। जहानदार शाह के दौरान जब आपकी कन्फेडरेसी अलग अलग हो जाती हैं, कई सारी जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का सृजन होता है मुगल के बाद, तो इस पे पूछा है, एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है, ये स्टैंडर्ड बुक में भी दिया है। चीन किलिच खान ने कब अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, ठीक है, और सादत खान ने कब अवध को स्वतंत्र किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चीन किलिच खान ने किया था 1724 में, और 1722 में किया था सादत खान ने। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि जो ये चीन किलिच खान की उपाधि है ये किसने दी थी इसे, चीन किलिच खान की उपाधि? वैस्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट आया और दूसरी बार भारत कब आया? दूसरी बार 1502 में आया था, और अब्दुल मनीक की सहायता से आया था, ऑप्शन नंबर डी। गौथिक स्थापत्य कला किससे संबंधित है और सोने के बने पैगोडा सिक्के किससे संबंधित हैं? तो आपका गौथिक आर्किटेक्चर एसोसिएटेड है पोर्टुगीज से, और ये पैगोडा कॉइन्स एसोसिएटेड हैं डच से, ऑप्शन नंबर बी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि हुई थी 9 फेब 1757 को, और 10 अप्रैल 1756 को नवाब बना था सिराज। हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारी डेट्स जो है स्पेक्ट्रम में गिवन है। कौन सा यहाँ पर सही मिलाया हुआ है? विटले आयोग, निकोलसन आयोग, नेमार आयोग, क्लाइड आयोग की नियुक्ति कब कब हुई थी उसके बारे में है, ये वाला सही मिलाया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी सही मिलाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ है? साप्ताहिक पत्रिका, अखबार वगैरह दिए हैं, कहाँ से और किसने इसकी स्थापना की, सब दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारा सही मिलाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर न्यू इंडिया को एनी बेसेंट से मिलाया हुआ है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन न्यू इंडिया जो है ये बॉम्बे से नहीं प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी से, तो ये वाला नॉट करेक्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया सी।
ब्रिटिश इंडिया में सिंध का पूर्ण विलय कब किया गया था और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो और विलय हुआ था सिंध का 1843 में। ऑप्शन नंबर डी। हिंदू महिला संपत्ति कानून को किस वर्ष में लागू किया गया था और स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये कानून आया था 1937 में और अश्वनी कुमार दत्त ने बारिसाल से स्थापना की थी स्वदेश बांधव समिति की 1905 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कोई हमको ये कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला अनुशीलन ग्रुप जो है किसने स्थापित किया था? सबसे पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में भी खुला था, डक्का में भी पुलिंदास के द्वारा। सबसे पहला अनुशीलन ग्रुप किसने शुरू किया था, बताइए कमेंट कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 42वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 42वां अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1926 में और श्रीनिवास अय्यंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा यहाँ पर सही ढंग से मेल नहीं खाता है? भारत स्त्री मंडल सही है ये। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी, ये भी सही है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन वीरेशलिंगम पंतलू, ये भी सही है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण ने की थी, लेकिन 1887 में। ये यहाँ पर ईयर गलत दिया हुआ है और यही इस क्वेश्चन को गलत कर देता है। 28 में बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, मतलब नॉट करेक्ट है ये बताना है। तो ये लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार अस्तित्व में आया था 1956 में, 15 अगस्त को नहीं, ये आया था 1 नवंबर को। 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। सेंसस 2011 के बारे में आप बताइए कि कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है। बाकी सारे सही दिए हुए फिगर, ठीक है। ये वाला नॉट करेक्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि टोटल लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा है थी नहीं, ये पाई गई थी 74.04% समथिंग। तो ये वाला नॉट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें आपका केरल का सब सही डेटा दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ये बहुत डीप डेटा है, आपको याद नहीं रखना है, परेशान मत होइएगा, लेकिन अब टीम ने फ्रेम कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। वैसे तो इसमें सारे सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक फिगर गलत दिया हुआ है। ये मीटर ऊंचाई जो है ये होगी 2695 मीटर्स। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में कौन सा सही है? तो बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच स्मॉल डब्ल्यू, ये है हॉट डेजर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है आपको बताना है। रेनफॉल जो है, जहाँ पर मिनिमम रेनफॉल होती है, क्या वो मतलब 30 से 60 सेंटीमीटर है? नहीं, ये है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, मतलब न्यूनतम रेनफॉल जो है भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नॉट करेक्ट हो रहा है, बाकी सारे सही हैं। अपर्याप्त वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ होता है 50 सेंटीमीटर से लेस। यूएनओ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाते हैं? मृदा दिवस तो 5 दिसंबर को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मृदा का वर्ष घोषित किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर ए। मृदा या मिट्टी की ऊपरी सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान के सभी संस्तरों को समग्र रूप से क्या कहते हैं? तो उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल, मृदा प्रक्षेदिका। और आप बताइए कि प्रक्षेदिका में जो है कितने फेजेस दिखाए जाते हैं, फिर कितने हॉरिजॉन दिखाए जाते हैं? आप कमेंट करके बताइए सॉइल प्रोफाइल में कितने हॉरिजॉन दिखाए जाते हैं। इनमें से वाटर लॉगिंग का कोई कारण कौन सा नहीं हो सकता है? वाटर लॉगिंग यानी कि जल जमाव का कारण जो है ए हो सकता है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल वाटर, चेंजेस इन सी डेल्टा, और वाटर लीकेज से तो हो ही सकता है। लेकिन अगर आप ओवर ग्रेजिंग कम कर देंगे तो वाटर लॉगिंग रुक जाती है, वाटर लॉगिंग होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 37 नंबर में बताना है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है और केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो अहमदाबाद में जो है स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च है और सेंटर सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा एक वर्ष में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 8वां है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ है? तो बाकी ये सही है, बी, सी भी सही है, डी भी सही है। ए में यहाँ पर तुंगभद्रा बोर्ड जो है कर्नाटक में है, स्थापना का वर्ष भी सही है, लेकिन ये धारवाड़ में नहीं है, ये है बेलारी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है। इसमें बताना है कि प्राणहिता, गोदावरी और पेनगंगा नदियों में जल बंटवारे के लिए किसके किसके बीच विवाद चल रहा था? ऑप्शन नंबर डी।
डी यहाँ पर सही है। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है कि नवंबर 1985 को भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित वार्ता की शुरुआत हुई थी। ये वार्ता की शुरुआत हुई थी 1988 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी मतलब बी। सतलज और सिंध नदी के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं और भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो पंजाब हिमालय बोलते हैं और सर्वोच्च कम ऊंचाई वाला या न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टनाड। ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन ये है सी, बुर्जिल पास जो है श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है। सी, बुर्जिल पास। इसमें राज्य दिए हुए हैं और उनकी तट रेखा कितनी बड़ी है, तो उसमें से बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। महाराष्ट्र की तट रेखा जो है 652 दशमलव कुछ है किलोमीटर में, ये वाला नॉट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा होगा जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है इसमें। भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह जो है ये पारादीप और एन्नोर हैं, ओडिशा और तमिलनाडु में जो है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। सेंसस 2011 के हिसाब से इनकी जनसंख्या दी हुई है। जनसंख्या क्या याद रखनी है नहीं, लेकिन आपको अगर इनका क्रम याद होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है भूटिया की जनसंख्या इतनी नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर अलग है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 36,109 दे रखा है, जबकि ये होनी चाहिए करीब 39,106। 47 में बताना है सही क्या है। 47 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी। ये 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और किस नए भाग को जोड़ा गया था? तो 10 मूल कर्तव्य ओरिजिनली और भाग 4 को जोड़ा गया था, 4A को। ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी और किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और आर्टिकल 81 में इसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यहाँ पर सही नहीं मिलाया हुआ? तो फंडामेंटल राइट्स क्या 36-51 में दिए? नहीं, ये तो इसमें ड्यूटीज दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला रॉन्ग हो गया। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट कितने हैं? तो इसमें यूनियन लिस्ट में 100, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट में है इस समय 52। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए हैं और किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है? तो ये है 6th और 12th। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ? तो ये जो है नहीं सही है, यहाँ पर होना चाहिए आर्टिकल 153 होना चाहिए, 57 दिया है, तो ये नॉट करेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि वरीयता क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट का होगा, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का होगा, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का होगा और फिर जाकर के अटॉर्नी जनरल का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक बार प्रेसिडेंट्स देख लीजिएगा, कभी कभी इससे सवाल आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल और केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितने, ये सब बताना है। तो जो है इनका कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया गया। अगर आपको पता हो, अमेंडमेंट आया था अक्टूबर 2019 में या सितंबर में, एग्जैक्ट मंथ नहीं याद है, लेकिन पहले 5 साल का होता था, अब 3 साल कर दिया है। 3 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो, और इस समय जो है 7 मेंबर हैं प्रेजेंटली, मैक्सिमम 11 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। सही विकल्प का चयन करना है। टेन्योर जो है चीफ जस्टिस का ये होता है 62 वर्ष की आयु तक। इसको बढ़ाने की रिकमेंडेशन की जा चुकी है, लेकिन अभी अप्रूव होकर के नहीं आई, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं और कब अपॉइंट हुए थे? 2019 में बने थे ये, पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी चंद्र घोष। आपको बताना है इसमें कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22 होते हैं आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और 30 लोकसभा के होते हैं आपके एस्टिमेट्स कमेटी में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें लिखा हुआ सीआरपीएफ 27 जुलाई 1969 को स्थापित, जबकि सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी आज़ादी के पहले 1939 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। बकिंगम पैलेस बोलते हैं ब्रिटेन में, और क्वीन वहाँ की हेड होती है, नॉमिनल हेड। ऑप्शन नंबर डी, ये सही है।
तीसरा वेतन आयोग कब आया था और इसके चेयरपर्सन कौन थे? ये थे रघुवीर दयाल और चेयरपर्सन थे आपके 1970 में आया था और रघुवीर दयाल थे इसके चेयरपर्सन। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। और एनसीपी का सिंबल क्या है? एनसीपी का सिंबल तो क्लॉक है और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के बजट में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए और जल जीवन मिशन के लिए कितने कितने रुपए आवंटित हुए हैं? तो ये हैं 4000 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के लिए कितने रुपए आए हैं? और आए हैं यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के लिए बजट में, तो ये आए हैं आपके 1200 करोड़ रुपए सुमंगला के लिए और 187 करोड़ रुपए आपके कैंसर इंस्टीट्यूट या कैंसर संस्थान के लिए। नेशनल एजुकेशन डे कब बनाते हैं और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? तो 11वां नवंबर होता है हमारा नेशनल एजुकेशन डे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2020-2021 में जन आरोग्य योजना के लिए कितने रुपए आए हैं और भारत नेट के लिए कितने? तो ये है 6400 करोड़ रुपए और 6000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2020-2021 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए कितने रुपए आवंटित हुए हैं और पर्यटन संवर्धन के लिए कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार आप बताइए कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर देखी गई है? शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं जिन्होंने पिछले एस्टिमेट की तुलना में वृद्धि की है? तो ये है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र कितना है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो अगर आपको क्षेत्र याद भी नहीं भी है तो कम से कम परसेंटेज याद रखिएगा, 2.89%, ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ से रीजनिंग के सवाल हैं 16, ये बाद में डिस्कस करे जाएंगे। देश भर में अनाज के लिए पल्स कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित हुआ था? द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण ये फरवरी में हुआ था, ये हुआ था लोनावला में, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस जगह से चौथी पीढ़ी की मिसाइल स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? ये मऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। तो एनसीसी ने अपना 71वां रेजिंग डे या फिर स्थापना दिवस मनाया था और इस समय इनके डीजी हैं राजीव चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय नौवहन समझौता किन 2 बंदरगाहों को पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया है? तो पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत आए हैं मोगला और ये आपका चट्टोग्राम या चटगांव, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडीज के स्पीकर्स का जो सम्मेलन है उसको कहां पर एड्रेस किया? तो ये सम्मेलन हुआ था आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। अगला सवाल है किस जिले को स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छ दर्पण पुरस्कार दिया गया था? स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो पुरी ओडिशा को, ऑप्शन नंबर डी। कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि डॉक्टर एन कुमार जो है ये कहाँ से आते हैं? तो ये हैं तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो बनाए गए हैं मिस्टर अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह। 43 का सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ किस कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए जाने हैं? तो इसमें एनटीपीसी के साथ समझौता किया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और 6 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में ये क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी। पुणे के सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय ने उत्कृष्टता को सम्मानित उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित करने के लिए किस सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इंडियन एयर फोर्सेस के साथ जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल आपके पेपर में बहुत एक्सपेक्टेड है। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस पोर्टल को रजत पुरस्कार यानी सिल्वर पुरस्कार मिला है? ये है आपका रेल मदद, ऑप्शन नंबर ए।
रेल मदद पोर्टल को मिला है सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए। 96 का करेक्ट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। एक्चुअली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात हो रही थी यहाँ पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, वायु वंदना नहीं, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन में है सबसे आगे मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि हाल ही में फॉर्मूला 1 का जो कोविड-19 के दौरान चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्री हुआ था वो किसने जीता है? तो ये है चार्ल्स लेक्रेक जो कि मोनाको से हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत और मध्य एशिया का सर्वाधिक या फिर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काईट्रैक्स पुरस्कार भारत के किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो ये इस तरह के रिकॉग्निशंस बहुत पूछे जाते हैं। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। ये स्काईट्रैक्स किस रीजन की कैटेगरी में जीता है? भारत और मध्य एशिया, इन इंडिया और सेंट्रल एशिया। प्रोफेसर टी प्रदीप या फिर थलप्पिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया है, ठीक है, और ये किस आईआईटी में कार्यरत हैं और ये किस कैटेगरी में इन्होंने पुरस्कार जीता है? ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास से हैं और साइंस एंड टेक में इन्होंने जीता है। ये दिया जाता है उस व्यक्ति को जो एशिया में मानवता के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है ये निक्केई एशिया पुरस्कार। हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल कब तक का होगा? तो भारतीय बने हैं राजीव टोपनो, भारतीय मूल के, ऑप्शन नंबर ए। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। जब भी किसी भारतीय को, इंडियन को कोई बड़ा पोस्ट मिलता है या फिर बड़ा रिकॉग्निशन या फिर कोई अवार्ड मिलता है बाहर विदेश में, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 101 का करेक्ट आंसर आप बताइए। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भवन का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन का ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया है नासा की हेडक्वार्टर बिल्डिंग का, ऑप्शन नंबर बी। 102 का करेक्ट आंसर बताना है। किस स्थान पर लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? इंटरिम CEO कौन बने थे? ये बने थे हेमांग अमीन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आरबीआई ने किस पूर्व गवर्नर द्वारा हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? ये लिखी है उर्जित पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी, सेविंग द इंडियन सेवर। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बाकी तो सही है, लेकिन जो ये रिफॉर्म है सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको कहा जा रहा है, ये जुडिशियल सिस्टम से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा, यानी NNP और GNP, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को, ऑप्शन नंबर सी। ये कथन किसका है कि भविष्य के भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना होगा? ये कथन किसका है? ये कथन है अमर्त्य सेन का, ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? और बताना है आपको कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 7वीं में नारा दिया गया था काम, भोजन और उत्पादन, और वृद्धि दर जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की रही थी 4% और GDP की रही थी 8%, ऑप्शन नंबर डी। 110 का करेक्ट आंसर बताना है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? एग्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक और कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में मुंबई में और RV गुप्ता समिति का संबंध है कृषि क्षेत्र में ऋण देने से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है सी। 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य GST द्वारा प्रतिस्थापित कर नहीं है। कौन सा कर राज्य GST द्वारा प्रतिस्थापित कर नहीं है?
ये है सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी। 112 का करेक्ट आंसर क्या है? भारत के किन दो राज्यों में कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है? तो ये कहाँ कहाँ पर नहीं है? वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित में बदल गया है, तो उस हिसाब से आप लोग आंसर बताइएगा इसका। फिलहाल पुराने डेटा के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है इसमें। नॉट करेक्ट यहाँ पर कौन सा होगा? मोमेंटम का यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है इसका फॉर्मूला या फिर इसका यूनिट, ये नहीं होगा, बाकी सारे सही है। 114 का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसमें डी, ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन स्टेथोस्कोप का है, हियरिंग द साउंड ऑफ हार्ट, ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, एनर्जी जो है नष्ट नहीं की जा सकती, केवल रूपांतरण करती है। ये कौन सा लॉ है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का अधिनियम, मतलब नियम, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा इसमें सही नहीं मिलाया गया है? बाकी सब सही है, ठीक है। ये और जो इससे निकाला जाता है, मतलब और है एक तरफ और एक तरफ उनका केमिकल फॉर्मूला है। लेड और जो है ये सही नहीं है, ठीक है। गैलेना जो है ये है तो मतलब सही, लेकिन इसका ये होता है, ठीक है, पीबीएस, ऑप्शन नंबर डी। गैलेना का फॉर्मूला होता है पीबीएस, पीबी स्क्वायर एस नहीं, ये वाला गलत है। कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ है? तो कोगुलेशन जो मिल्क है ये केमिकल चेंज है, नया प्रोडक्ट बन जाता है पूरा, ये जो है नॉट करेक्ट है हमारा। बाकी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आप एक बात याद रख लीजिए कि फिजिकल चेंज दिया हो तो फिजिकल चेंज सही मानेंगे, केमिकल चेंज दिया हो तो केमिकल चेंज सही मानेंगे, क्योंकि वैक्स का जो जलना होता है वो दोनों तरह का होता है, कि जो वैक्स इकट्ठा हो जाती है नीचे गल करके, वो तो फिजिकल चेंज है, वो फिर से जो है जम करके वैक्स बन जाएगी। लेकिन केमिकल चेंज भी होता है। आप देखते हैं मोमबत्ती के आसपास जो वैक्स है वो जलती है, वैक्स, देखिए मोमबत्ती जो है बार बार लानी पड़ती है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही मोमबत्ती जीवन भर चलती रहती है। इसका मतलब प्रोडक्ट लॉस होता है और वो सूट बन के उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। टैमरिंड और ग्रेप्स में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। मोनाइल मेटल कैसे बनता है? मोनाइल मेटल में हमको चाहिए निकल और कॉपर, ठीक है, और ये कितना होना चाहिए? 70% निकल, 30% कॉपर, तो ये बनता है आपका मोनाइल मेटल, फिर ऑप्शन नंबर डी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और प्रति लीटर कितना मिनट रक्त जो है पंप करता है हमारा हृदय? तो प्रति लीटर 5, मतलब प्रति मिनट 5 लीटर करता है, और इसकी खोज की थी परिसंचरण की विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर सी। किन ग्रंथियों को हक्सले द्वारा रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है, और कौन सा हार्मोन सबसे पहले खोजा गया था? तो मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं आपके रासायनिक संदेशवाहक, और सबसे पहला हार्मोन खोजा गया था सीक्रेटिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 123 में बताना है कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। तो आपका ये सोर्स ऑफ क्लोरीन नहीं है, फिश और ब्रोकली। सोर्स ऑफ क्लोरीन ये नहीं है, सोर्स ऑफ सल्फर है, ठीक है, सल्फर के सोर्स हैं, ऑप्शन नंबर ए। 124 में करेक्ट आंसर क्या है? 24 में करेक्ट आंसर है डी, बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, जो कि आपका थाइमीन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 125 में बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। तो राइजोम जो है मतलब टर्मरिक जो है वो राइजोम का पार्ट होता है, जिसको अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। लेकिन जिंजर जो है अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, वो है अंडरग्राउंड रूट। जिंजर जो हम लोग खाते हैं, अदरक जो चाय में पड़ती है, वो रूट है, ठीक है, सी। 126 का करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई? तो दोनों ही लखनऊ में, ठीक है, और इसकी स्थापना 1975 में ही। टीवी भी 1975 में आया और चलचित्र निगम भी 1975 में लखनऊ में। काशी की बहन किसको कहते हैं? गाजीपुर को। और ये ओली फेस्टिवल किसका है? जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थानी हिंदी की कितनी जो है बोलियां हैं आपको बताना है। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं 4, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट है यहाँ पर आपका पेंटिंग इंडस्ट्री। पेंटिंग इंडस्ट्री जो है फ्लोरिश करती है उत्तर प्रदेश में मथुरा में, मथुरा यहाँ पर सही होगा, और ये वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा।
130 में बताना है उत्तर प्रदेश में कब सेंटर फॉर ई गवर्नेंस शुरू किया गया, और उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस सेंटर शुरू किया गया था 7 मार्च 2006 को, और नक्षत्रशाला है रामपुर में। ठीक है, रामपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगरिया ट्राइब आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, सोनभद्र में, और कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वो है थारू, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नॉट करेक्ट है, तो ये वाला जो है नॉट करेक्ट है। 2017-2018 को ईयर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट के तौर पर नहीं मनाया गया है, बल्कि इसको गरीब कल्याण के वर्ष के रूप में मनाया गया है। ठीक है, गरीब कल्याण। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल कब इस्टेब्लिश हुए थे। इस्टेब्लिश हुए थे 1890 और 1922 में, ऑप्शन नंबर बी। अभी कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनका ईयर दिया हुआ है। बर्लिन कॉन्फ्रेंस सही है, वॉर्सो कॉन्फ्रेंस सही है, कैनकन कॉन्फ्रेंस सही है, लेकिन मॉरिशस जो है ये गलत दिया हुआ है। इसका ईयर होना चाहिए 2016, ये वाला रॉन्ग है। सही विकल्प का चयन करना है। पहला गलत है, स्टडी ऑफ माउंटेन ओरोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ पैरासाइटिज्म पैरासाइटोलॉजी होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। आर्सेनिक 74 का यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर में, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दचिगम दिया हुआ है उत्तराखंड, जो कि रॉन्ग है। दचिगम कहाँ पर है, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। आगे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य और फॉकिम वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कौन सा विकल्प है। यह है त्रिपुरा और नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो है ये कर्नाटक के मांड्या में है, ये सही है, बी। सोनार 64 और लर्मो रोजो 64 है, ये क्या है, ये वीट की प्रजातियां हैं, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की किस्में। उसके बाद है कि इंद्राणी रहमान और प्रियमवदा मोहंती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ये संबंधित हैं ओडिशी से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 से हमारा रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन होगा नंबर सीरीज से, x की पोजीशन पे क्या आएगा। 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस, फिर 8 का, 13 5 के बीच में, इसी तरीके से आगे 16 का डिफरेंस, फिर 61 माइनस 29 32, फिर 127 61 के बीच में 64 का डिफरेंस। तो आगे होना चाहिए डबल, बिकॉज डिफरेंस जो है वो हर बार डबल हो रहा है। 128 का इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 255 सी। उसके बाद है 71 नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग से, सीनियर का कोड अगर ये है तो कैनवस का क्या होगा। तो एस के बाद यहाँ टी, तो ऐसे ही सी के बाद 3 नंबर पे आना चाहिए डी, आर नहीं आना चाहिए। ऑप्शन सी और डी आप पहले ही काट दीजिए। उसके बाद जो 2 ऑप्शन चालू हैं आपके ए और बी, उसमें ओ बी तो आना ही आना है। उसके बाद आखिर के 3 में थोड़ा देखना पड़ेगा, ये 3 का तो ग्रुप हो गया। उसके बाद आई के बाद ये एच, मतलब ठीक पहले वाला, तो यहाँ पे उसके बाद में वी के बाद ठीक पहले वाला यानी यू इधर आना चाहिए। इसी तरीके से ये जो ओ है ठीक पहले वाला सेकंड नंबर पे, ये जो ए है ठीक पहले वाला जेड इधर आ जाएगा, और उसके बाद एस के ठीक पहले वाला आर यहाँ आ जाएगा। ओ बी डी आर जेड यू बी। फिर आ जाते हैं 72 नंबर पर, ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये सवाल है। 5 बुक्स हैं जिसमें हिंदी जो है इंग्लिश और मैथ्स वाली से भारी है। हिंदी इंग्लिश से भारी है और यही हिंदी मैथ से भी भारी है। ये जो हिंदी है 2 चीज़ों से भारी है, अंग्रेजी और मैथ से। लेकिन ये जो हिंदी की किताब है लाइटर देन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यानी कि ये जो हिंदी है हिस्ट्री से भी हल्की है, और यही हिंदी ज्योग्राफी से भी हल्की हो जाती है। तो कुल मिला के अभी तक हमें ये समझ में आया कि हिंदी वाली जो किताब है उससे
भारी भी दो किताबें हमारे पास मौजूद हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये बीच में अगर हमने हिंदी मान लिया तो हिंदी से दो हल्की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं और दो भारी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हैं। इसमें पूछा है विच विल बी द सेकेंड हैवीएस्ट, दूसरे नंबर पर सबसे भारी। पहले नंबर पर जो सबसे भारी है उसके ठीक बाद इन्होंने बोला है कि हिस्ट्री सबसे भारी नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश और मैथ्स की कहीं कोई बात ही नहीं है, बिकॉज वो हिंदी से भी हल्की किताबें हैं। हिंदी बीच में आ रहा है। हिंदी से जो दो भारी किताबें हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसमें इन्होंने ये बोल दिया कि हिस्ट्री सबसे भारी नहीं है, तो सबसे भारी कौन हो गई फिर? ज्योग्राफी। और हिस्ट्री क्या हो गई फिर? सेकंड नंबर पर, बी। फिर आता है 73 नंबर। यहाँ मिसिंग नंबर पर एक्स की पोजीशन पे क्या आएगा ये बताइए। ये 2 और 5 7 है, 7 के ठीक पहले वाला 6 है, 7 6 42। इसी तरीके से ये 6 4 10 है, 10 के ठीक पहले वाला 9 है, 10 9 जा 90। ये 7 6 13 है, ठीक पहले वाला 12 है, 13 इंटू 12 156 होना चाहिए, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो सेट है, ठीक सिमिलर सेट आपको चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कौन सा है। 8 18 के बीच में 10 का गैप, 18 38 के बीच में 20 का, 38 78 के बीच में 40 का, तो 10 2 जा 22 जा, लगातार इंटू 2 की सीरीज। यहाँ पे 9 का गैप, यहाँ पे 16 का, कोई मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं बन रहा, इसे हटा देंगे। ये 11 ये 21, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यहाँ भी नहीं है, दोनों हटा दिया। 6 8 14 16 32, 8 दूनी 16 16 दूनी 32, बस इंटू 2 का लगातार लॉजिक मिल गया, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे नीचे 75 पे। इसमें ये जो वेन डायग्राम आपको दिख रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जो ब्यूटीफुल और टॉल, सुंदर और लंबे दोनों हैं। तो सुंदर और लंबे के बीच में ये दोनों कॉमन पार्ट हैं, 48 11 59, बी। अब आपको ये डाउट होगा कि ये जो 48 है ये ईमानदार में भी तो आ रहा है, तो इन्होंने आपको मना नहीं किया ईमानदार को लेने से। अगर यहाँ पे ये पूछा होता हमसे कि भाई कितने लोग सुंदर और लंबे हैं लेकिन ईमानदार नहीं है, तब इस 48 को हमें इग्नोर करना पड़ता, अभी नहीं करेंगे, बी। उसके बाद है डिस्टेंस और डायरेक्शन से। अ पर्सन गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये जो पॉइंट है उससे अपनी यात्रा ये शुरू करता है, ऐसा मान लीजिए 5 किलोमीटर ये वेस्ट पे गया, राइट उसने मुड़ा, ऐसे गया, राइट कहाँ जाएगा? ऊपर, ये 12 किलोमीटर हुआ। अगेन टर्न्स राइट, यहाँ पे राइट ऐसे होगा 5 किलोमीटर, ठीक इस पॉइंट के नीचे आ जाएगा ऊपर, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है। 5 जाने के बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक 4, ऐसे राइट जाएगा तो नीचे आएगा 4। ये पूरी चीज़ 12 है, ये 4 है, तो ये चीज़ हो गई 8 किलोमीटर दूर वो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, उसके ठीक ऊपर है नॉर्थ में 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नॉर्थ, डी। 77 है रैंकिंग से। द पोजीशन ऑफ सुरेश इन अ रो इज 20th, ये सुरेश है, इसकी रैंक हमें राइट साइड से पता है 20, और इसी सुरेश की हमें लेफ्ट साइड से 38 पता है। टोटल स्टूडेंट पूछे हैं क्या होते हैं, L+R-1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें सेम बंदे की रैंक लेफ्ट राइट से दोनों पता हो, और हमें पता है वो बंदा है सुरेश। वैल्यूज रख देंगे 38 + 20 - 1 38 और 19 57, सी। 78 नंबर पर यह है कि 25 मिनट के टाइम इंटरवल में घंटे की सुई, इनफैक्ट मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मिनट की सुई मान लीजिए ये 12 पे है, अभी जो टाइम है घड़ी में वो 12 बजा है, 1 बज गया तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 1 घंटे का गैप हो गया। लेकिन ये वाली सुई पहले भी 12 पे थी, अभी भी 12 पे है, इसका मतलब पूरा रोटेट कर गई, 360 डिग्री का एंगल कवर किया 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में
360 डिग्री, तो 1 मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 पर मिनट 6 डिग्री, तो 25 मिनट में कितना, 25 6 150 ए। उसके बाद ये 79 है कि कैलेंडर के हिसाब से 5 जून 1989 को कौन सा दिन होगा। तो 5 तारीख एज इट इज, जून का कोड लिख देंगे, ये रही कोड की लिस्ट 625-035, यहाँ से छठा नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जून का कोड हो गया 4। 1989 होता है, 1900 + 89, इसका कोड लिखना पड़ेगा। ये रही कोड की लिस्ट 6 4 2 0 16 17 18 19। कैलेंडर का जो वीडियो है हमारा सीसैट पापा वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे ये पूरी जानकारी है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। और पेड ग्रुप वाले तो जानते होंगे, उनको चैप्टर वाइज कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे 1900 का कोड हो जाएगा 0। 1900 का भी काम खत्म। ये जो 89 है एज इट इज़, अब इस 89 में कितने लीप ईयर होंगे ये लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे उसके लिए, 4 से काटेंगे। 22 बार में 88 चला गया, बस 22 बार में मैक्सिमम ये जा सकता है 88, तो बस 22 यहाँ पे लिख दिया। अब एक एक वैल्यू को 7 से काट के रिमाइंडर लिखिए। 5 4 0 खुद ही छोटे हैं, 7 या 21 पूरा कटा, 1 बचा। अब उसके बाद में 84 पूरा कट जाएगा, 7 से 5 बच जाएगा। 5 5 10 4 14, 14 7 का मल्टीपल है, ये कट गया, 1 बच गया भाई। 1 मतलब मंडे बी। उसके बाद 80 नंबर है ब्लड रिलेशन से। रमेश इज द फादर ऑफ शिवा। ये शिवा है, इसके पिता का नाम है रमेश। शिवा इज द ब्रदर ऑफ आरोही। ये जो शिवा है इसकी बहन का नाम है आरोही। दिव्या इज द डॉटर ऑफ आरोही। ये आरोही की बेटी कौन है, दिव्या। दीपक इज द फादर ऑफ दिव्या। दिव्या की माँ आरोही है और इसी दिव्या के पिता का नाम है दीपक। इसका मतलब आरोही और दीपक पति पत्नी होंगे। ये रहे। हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रमेश, ये बताइए। रमेश के हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी बेटी का नाम आरोही है, उसी बेटी के पति का नाम है दीपक। तो रमेश के हिसाब से दीपक कौन हुआ, बेटी का पति यानी कि दामाद, सन इन लॉ ए। उसके बाद 81 नंबर में अगर हम देखें, डिक्शनरी वर्ड में सजा दीजिए। टी सब में कॉमन है, टी के बाद कहीं पे ए है, कहीं पे आर, कहीं पे कुछ, तो ए पहले आएगा। टी ए फर्स्ट सेकंड में कॉमन है, ये एक्स है, ये आर है, तो आर पहले आना चाहिए कि नहीं। 2 1 2 1 शुरुआत में कहाँ पे है, सी में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी आप देख के अरेंज कर सकते हैं। 5 4 3 आ जाएगा। 82 बात करें अगर हम, तो यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ब्लैंक सहित इन सभी को गिनना पड़ेगा। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13 14 15 16 17 18 19 3 22 2 24 1 25। तो 5 5 का हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। 5 ग्रुप बन जाएंगे, 3 4 5। उसके बाद में एक ये बन जाएगा, फिर ये बनेगा, ये मतलब 5 का, 3 4 5। उसके बाद ये बनेगा 3 4 5 और फिर फाइनली ये बनेगा। तो हर एक ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड नंबर पे P है, तो यहाँ पे हमें P भर देना होगा। ये लीजिए P, तो ये ग्रुप क्या कहता है, PPQRS। यहाँ पे PPRS है, Q नहीं है, PPQRS 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 PPQRS। तो हमें 5 का ग्रुप बना के PPQRS सब में बैठाना था। कौन कौन से रेड से लिखे हुए हैं, PQRRS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से एकदम सही हो चुका है। फिर आते हैं 83 नंबर, सिंपल अर्थमेटिक से है। एक चिड़ियाघर में कुछ रैबिट हैं, खरगोश हैं, कुछ यहाँ पे कबूतर हैं। तो ये हैं रैबिट और ये हो गए पिजियन।
नंबर ऑफ हेड्स, भाई चाहे कबूतर की बात करें चाहे खरगोश की, दोनों का एक ही सिर होता है, जितने सर उतने जानवर, ये तो कॉमन सेंस सी बात है। तो ये लीजिए हेड या फिर इनका नंबर जो भी आप कह लें। रैबिट के सर अगर x है, मान लिया इसके y हैं, तो टोटल x प्लस वाई है, ये टोटल है 100। फर्स्ट इक्वेशन। पैरों की संख्या 380 है। एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। टोटल यहाँ पे इनका नंबर x है, हर एक खरगोश के पास 4 पैर हैं तो 4x। ऐसे ही 2y, हर एक कबूतर का 2 पैर, ऐसे ऐसे y कबूतर तो 2y। ये हो जाएगा हमारा 380 की इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 का गुणा कर लें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, क्यों किया अभी पता चलेगा। ये है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 380। लेस किया, ये कटा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस 2x माइनस 180, x हमारा 90 हुआ। एक्स वाई दोनों मिला के 100 हैं तो y कुल मिला के हुआ 10। हमसे पूछा है कबूतरों की संख्या यानी y, ये हो जाएगी 10 D। इसके बाद रीजनिंग से आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए 84 नंबर। इसमें आपसे पूछा हुआ है ऑड वन आउट। चाहे आप यहाँ पे कौवा देखें, चाहे तोता देखें या बतख देखें, ये तीनों कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या तो उड़ सकते हैं या तैर सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग इनमें से कोई काम नहीं कर सकता, वो दौड़ सकता है बस। बी।